हेलो दोस्त, नाइस कोच सेंटर डेवा में आप लोगों का स्वागत है। मैं अविनाश कुमार। आज की जो मेरा टॉपिक है व्याकरण का सेकंड टॉपिक है। जो मेरा टॉपिक है वैन विचार। किसके बारे में पढ़ेंगे? वैन विचार के बारे में पढ़ेंगे। वैन विचार क्या होता है? तो विचार वैसे मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। विचार कितने प्रकार के होते हैं? विचार जो है मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है वैन विचार। क्या होता है? वैन विचार होता है। और दूसरा होता है शब्द विचार। दूसरा क्या होता है? शब्द विचार होता है। और थर्ड हमें पढ़ना है पद विचार के बारे में। किसके बारे में? पद विचार के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे वाक्य विचार के बारे में। किसके बारे में? वाक्य विचार के बारे में। तो यही चार क्या होती है? यही चार प्रकार के विचार होती है। क्या होती है? विचार होती है, जिसमें हम आज वैन विचार के बारे में पढ़ते हैं। अगले जो वीडियो होगी वो शब्द विचार के बारे में होगी। किसके बारे में? शब्द विचार के बारे में होगी। आज लंबी क्लासेस चलने वाली है, क्योंकि वैन विचार पूरा हमें समाप्त करना है इसी वीडियो में। तो चलिए देखते हैं आगे। तो वैन विचार में सबसे पहले क्वेश्चन मेरा उठता है, वैन किसे कहते हैं? तो वैन किसे कहते हैं? वह सबसे छोटी से छोटी इकाई। क्या होता है? वैन क्या होता है? वह सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, उसे क्या कहा जाता है? उसे ही वैन कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही वैन कहा जाता है। जैसे अ का आप खंड करके देखें, नहीं हो पाएगा। अ आ हर्षि दीर्घ ही हर्षु दीर्घ हो क ख, ऐसे बहुत सारे वर्ण हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आता है वर्णमाला। क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आता है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक समूह को ही क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। या वर्णों की सही रूप को ही क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। तो वर्णों के लिखेंगे, वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। यानी वर्णों के सार्थक समूह को ही क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? वर्णों की कुल संख्या जो है हिंदी व्याकरण में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। क्या होती है? कुल संख्या 52 होती है। कहीं कहीं हमें 44 पढ़ने को मिलता है। कहीं कहीं कितना? 44 पढ़ने को मिलता है। लेकिन आप कहेंगे सर हम कितना टिकअप करेंगे? तो आपको 52 करना है। कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी व्याकरण में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? कुल 52 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कुल जो है 52 वर्ण होते हैं। उच्चारण के आधार पर, किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? वर्ण के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? वर्ण के दो भेद होते हैं ना। जो क्या होता है? तो पहला होता है स्वर वर्ण। पहला कौन सी वर्ण होती है? स्वर वर्ण होती है। और दूसरा नंबर जो आता है वह व्यंजन आता है। क्या होता है? व्यंजन वर्ण ना। व्यंजन वर्ण होता है। नहीं तो अब देखेंगे व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण के बारे में है। तो व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण क्या होता है? तो स्वर वर्ण जो होती है, स्वर वर्ण क्या? वैसे वर्ण जो स्वतंत्र हो ना, जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। या हम लिखेंगे स्वर वर्ण की डेफिनेशन। स्वर वर्ण का डेफिनेशन लिखेंगे हम, जिन वर्णों का उच्चारण क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। क्या होता है? स्वतंत्र रूप से होता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे स्वर वर्ण कहा जाता है। उसे स्वर वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
स्वर वर्ण कहा जाता है। अब देखेंगे स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। नहीं तो स्वर वर्णों की कुल संख्या जो होती है, कुल संख्या 13 होती है। कुल संख्या कितनी होती है, 13 होती है। और मूल संख्या कितनी होती है, मूल संख्या किसको कहा जाता है, जिसके बिना क्या काम ही नहीं चले उसे मूल संख्या कहा जाता है। तो मूल संख्या 11 होती है और कुल संख्या क्या कितना होती है, 13 होती है। तो अब देखेंगे मूल संख्या 11 कौन कौन सी होती है और कुल संख्या 13 कौन कौन सी होती है। नहीं तो यानी क्या कहते हैं, स्वर वर्णों की संख्या 13 होती है, और पूरा अवर्ण जो होती है वो क्या होती है, स्वर वर्ण होती है। क्या होती है, स्वर वर्ण होती है ना। तो स्वर वर्ण में देखेंगे स्वर वर्ण कौन सा है, आ हर से दीर्घ हर्षो दीर्घो, उसके बाद रे, ए के बाद आ जाएगा आपका ए, ओ। अब देखिए कितना वर्ण हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 आपका मूल वर्ण हो गया। यानी कितने हैं, स्वर वर्णों की मूल संख्या जो है कितनी होती है, 11 होती है। इसके बाद आप पढ़े होंगे अंग और अ, क्या होती है, अंग और अ। तो ये पूरा कुल वर्णों की संख्या 13 हो जाती है। और ये दोनों को अगर हम हटा दें, काट दें, तो इसकी संख्या कितनी हो जाती है, 11 हो जाती है। किसका, स्वर वर्णों की संख्या में जो है अगर अंग और अह को हटा दिया जाए तो 11 बच जाता है, अंग और अह को ऐड कर देते हैं तो कितना, 13 हो जाता है। तो देखेंगे अंग और अह को स्वर वर्ण में क्या किया जाता है, स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण में शामिल नहीं किया जाता है। इसे अयोग्यवाह माना जाता है, अयोग्यवाह, अयोग्यवाह माना जाता है। अयोग्यवाह किसको कहा जाता है, न तो वो स्वर होती है और न वो व्यंजन होती है। नहीं तो वो क्या होती है, स्वर होती है और न वो व्यंजन होती है। इसका अब देखिए अंग, अंग को जो है हम लोग अनुस्वार के रूप में व्यक्त करते हैं। कथी के रूप में, अनुस्वार के रूप में, जिसका चिन्ह क्या होता है, ये इसकी चिन्ह होती है। और अह जो होता है, अह को हम लोग विसर्ग के रूप में व्यक्त करते हैं। किसके रूप में, विसर्ग के रूप में, जिसका चिन्ह क्या होता है, ये इसकी चिन्ह होती है। ठीक, तो ये क्या है, अयोग्यवाह है। अयोग्यवाह की संख्या कितनी है, 2 है। कौन कौन से है, अंग है और अह है। ठीक, अंग को हम अनुस्वार के रूप में व्यक्त करते हैं और अह को विसर्ग के रूप में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे कोई दिक्कत, चलिए अगर दिक्कत नहीं है तो इसको हम मिटाते हैं। हम आशा करते हैं कि यहाँ बातें, इतनी बातें आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट जो है हम इससे आगे देखते हैं क्या पढ़नी है हमें। आप लोग बने रहे, हड़बड़ाए नहीं। पूरे व्याकरण को हम खत्म करेंगे इसी तरीका से। पूरे व्याकरण को सही तरीका से खत्म किया जाएगा, वो भी समझाए हुए हमारे संस्था में ही, यहाँ ही नहीं हमारे संस्था में भी विद्यार्थी को रटाया नहीं जाता है। क्या किया जाता है, समझाया जाता है, समझा कर भेजा जाता है। ऐसा नहीं कि हाँ रटा कर भेजा दिया जाता है, क्योंकि एग्जाम में रटावल क्या होता है, काम नहीं करता है। समझाओ वाले क्या होता है, एग्जाम में काम आता है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट देखेंगे उच्चारण के क्या है, उच्चारण के दृष्टि से, उच्चारण के दृष्टि से, उच्चारण के दृष्टि से स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। क्या, स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, के कितने भेद होते हैं, के कितने भेद होते हैं। तो देखिए उच्चारण के दृष्टि से अब स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। स्वर वर्ण के उच्चारण तो पढ़े होंगे, भेद पढ़े होंगे, लेकिन उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर ही स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होता है इनका। वो भी 3 कौन कौन से होते हैं तो देखेंगे। पहला होता है, कौन से वर्ण होती है, ह्रस्व स्वर होती है। कौन सा स्वर होती है, ह्रस्व स्वर होती है। और दूसर का होता है, दूसर का क्या होता है, दीर्घ स्वर होता है। दूसर का कौन सा स्वर होता है, तो दूसर का आपका जो हो जाएगा, और दूसर का दीर्घ स्वर। और तीसर का आपका आता है प्लुत, क्या है, प्लुत स्वर। ये कितने प्रकार के स्वर है, 3 प्रकार के स्वर है। किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर जो है स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और ह्रस्व स्वर किसको कहेंगे,
ह्रस्व स्वर, यानी उच्चारण करते समय हमारे मुख से क्या हो, कम मात्रा में, क्या, कम से कम मात्रा में वायु निकले, या कम से कम समय, सॉरी, क्या कहते हैं, उच्चारण करते समय जो है वैसे वह जिसका उच्चारण करते समय कम से कम समय लगे, क्या करे, कम से कम समय लगे, उसे क्या कहा जाता है, उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, ह्रस्व स्वर कहा जाता है। और दीर्घ स्वर किसको कहा जाता है, तो ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, क्या बोले हैं, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा जो है कितना समय लगे, 2 गुना समय लगे, क्या करें, 2 गुना समय लगे, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं 2 गुना 3 गुना, नहीं, ह्रस्व स्वर के अपेक्षा 2 गुना समय लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर किसको कहा जाता है, तो ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा क्या, 3 गुना समय लगे, क्या करें, 3 गुना समय लगे, तो उसे क्या कहा जाता है, प्लुत स्वर कहा जाता है। लेकिन दीर्घ स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगेगा, क्या करेगा, 2 गुना समय। यानी अब देखेंगे यहाँ पे प्लुत स्वर में क्या होता है, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगेगा, प्लुत स्वर कहलाएगा, और दीर्घ स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगेगा, क्योंकि 1 गुना ये क्या हो रहा है, पहले से कंप्रोमाइज यानी घट रहा है, क्योंकि इसका 2 गुना है। अब देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, ह्रस्व स्वर कौन कौन से है, दीर्घ स्वर कौन कौन से है, और प्लुत स्वर कौन कौन से है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया, ह्रस्व स्वर उच्चारण करते समय कम समय लगेगा, दीर्घ स्वर 2 गुना समय लगेगा, प्लुत स्वर 3 गुना समय लगेगा, और ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगेगा। अब देखेंगे, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, ह्रस्व स्वर जो है 4 होता है ना, तो ह्रस्व स्वर 4 कौन कौन से होते हैं, तो यह आपका आ जाएगा अ, हर्ष ए और हर्ष ओ और जो है री, ये जो है आपका 4 ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी, 4, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितने, 4, ह्रस्व स्वरों की संख्या 4, कौन कौन से है, अ, हर्ष ए, हर्ष और ए, ये क्या है, ह्रस्व स्वर है। नेक्स्ट देखेंगे दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर की संख्या भी कितनी होती है, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। देखेंगे दीर्घ स्वर कौन कौन सा होता है, दीर्घ स्वरों की संख्या क्या हो जाता है, आ, दीर्घ स्वरों की संख्या क्या कौन कौन सी होती है, आ, दीर्घ ए, दीर्घ ओ, दीर्घ ई, दीर्घ क्या है, ओ, उसके बाद ए ओ और ओ, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, 2 गुना समय लगता है ना। देखेंगे ओ सीधा बोलता है, ओ आ क्या होता है, 2 गुना समय लगता है, ओ सीधा बोलते हैं, ओ आ 2 गुना। हर्ष ई, दीर्घ ई क्या होता है, 2 गुना समय लगता है, क्या होता है, 2 गुना समय लगता है। जैसे हर्ष ई ना, तो क्या, हर्ष ई थोड़ा बहुत जल्द बोल देते हैं, लेकिन दीर्घ ई 2 गुना, हर्ष ओ नहीं, दीर्घ ओ 2 गुना समय लगता है। तो क्या बोले हैं, दीर्घ स्वरों की संख्या कितना, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है, अ, दीर्घ ए, दीर्घ ओ, ए ओ कितना संख्या है, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है, आ, हर्षी, सॉरी, दीर्घ ए, दीर्घ ओ, ए ओ, ये क्या है, दीर्घ स्वरों की संख्या है। अब देखेंगे प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होती है, प्लुत स्वरों की संख्या 4 होती है। प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। वही प्लुत स्वर कौन कौन सा होता है, देखेंगे प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और प्लुत, एक मिनट, ह्रस्व, देखिए प्लुत स्वर जो होती है, प्लुत स्वरों की संख्या नहीं होती है। प्लुत स्वर मात्र क्या होता है, एक होता है, जिसको हम ओम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, ओम के नाम से जानते हैं। ये एक ही होती है, क्या होता है, ओम होता है। तो यहाँ पर देखेंगे ह्रस्व स्वरों की संख्या कितना, 4, हर से अ, हर से उ,
और री, क्या है ये 4 आपका ह्रस्व स्वर है। देखेंगे दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो 7 है। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए ओ। ये क्या है आपका 7 जो है क्या है दीर्घ स्वर। आगे देखें प्लुत स्वरों की संख्या मात्र 1 है, जो ओम के नाम जानते हैं, ओम ना, क्या ओम जो है 3 गुना समय लग रहा है, क्या हो रहा है 3 गुना समय लग रहा है। अब देखेंगे, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि प्लुत स्वर क्या है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में क्या होता है, दीर्घ स्वरों की अपेक्षा क्या होती है, दीर्घ स्वरों की अपेक्षा भी अधिक समय लगता है, क्या होता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग जो होता है क्या होता है, दूर से बुलाने के लिए। प्लुत स्वरों का अपेक्षा जो होता है जोर से बोलेंगे ना, 3 गुना समय लगेगा, 3 गुना क्या एनर्जी खत्म होगा, तो क्या किसके लिए, दूर से व्यक्ति को बुलाने में ना। नेक्स्ट देखेंगे मात्रा क्या होता है, किसके बारे में पढ़ना है, मात्रा के बारे में। तो मात्रा सीधा हम कहते हैं मात्राएं क्या होती है ना, तो मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। स्वर के बदले हुए रूप को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मात्रा कहा जाता है। स्वरों के बदले हुए स्वरूप को क्या कहा जाता है, मात्रा कहा जाता है, मात्रा कहा जाता है, कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मात्रा कहा जाता है। किसको, स्वर के बदले हुए रूप को। स्वर का ऐसा रूप होता है जो परिवर्तित हो जाता है, क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, तो वही परिवर्तित रूप को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। जैसे देखेंगे अ का कोई रूप नहीं होता, अ का कोई क्या नहीं होता है, कोई मात्रा नहीं होती है, कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक। अ का कोई मात्रा नहीं होता है, क्या हो बोले हैं, अ का कोई भी मात्राएं नहीं होती है। आगे देखेंगे आ का मात्रा आपका आकार हो जाता है, क्या होता है, आ का मात्रा आकार हो जाता है। और नेक्स्ट देखेंगे हर्षी, क्या है, हर्ष ई की मात्रा हर्षीकार हो जाता है, दीर्घ ई की मात्रा दीर्घीकार हो जाता है। उसके बाद देखेंगे हर्ष उ की मात्रा हर्षुकार हो जाता है, और दुर्घ उ की मात्रा क्या होता है, दुर्घकार हो जाता है। ए की मात्रा एकले हो जाता है, और ए का मात्रा क्या हो जाता है, 2 एकले हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे ओ की मात्रा ओ क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, और औ की मात्रा क्या होता है, औ की मात्रा आकार पर क्या होता है, 2 एकले हो जाता है। अंग का मात्रा क्या हो जाता है, अनुस्वार होता है, क्या होता है, अनुस्वार होता है। और अ की मात्रा क्या होता है, विसर्ग होता है। विसर्ग को हम ह भी पढ़ते हैं। विसर्ग का उच्चारण क्या होता है, ह होता है। विसर्ग का उच्चारण क्या होता है, आप लोग याद रखेंगे, ह होता है। तो चलिए इसको पहले रिवीजन में ले लेते हैं। उच्चारण के दृष्टि से स्वर के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन सी होती है, तो ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा जो है संख्या 4 होती है। अ, हर्षी, हर्षु और री, ये क्या है, ह्रस्व स्वर की संख्या है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। आ, दीर्घ, दीर्घो, ए ओ, ये क्या है आपका दीर्घ स्वर है। प्लुत स्वरों की संख्या 1 होती है, सिर्फ ओम होता है। नेक्स्ट देखेंगे मात्रा, स्वरों के बदले हुए रूप को क्या कहा जाता है, मात्रा कहा जाता है। नहीं, जैसे अ का कोई मात्रा नहीं होता, क्या बोले हैं, अ का कोई मात्रा होता ही नहीं है, तो आपको हम क्या बतलाएं। अब देखेंगे आ का मात्रा आकार होता है, हर्षिकार की मात्रा हर्षी होता है, दीर्घी का मात्रा दीर्घिकार होता है, हर्षु की मात्रा हर्षु होता है, दुर्गोकार की मात्रा क्या दुर्गो की मात्रा दुर्गोकार होता है। उसके बाद देखेंगे ए की मात्रा एगो एकले होता है, ए का मात्रा 2 एकले होता है, ओ का मात्रा आकार पर एगो एकले होता है, और औ की मात्रा आकार पर डबल एकले होता है। अंग का मात्रा क्या होती है, अनुस्वार होता है, और जो है विसर्ग की मात्रा यानी अह का मात्रा तो क्या होता है, विसर्ग होता है, जिसको हम ह पढ़ते हैं। क्या करते हैं, ह पढ़ते हैं। तो इसको क्या करें बेटाएं, आप लोगों को हमें ये अनुमानित है कि हम अनुमान करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आता होगा। बहुत सारा पढ़ना है। नेक्स्ट हम व्यंजन की ओर चलेंगे, किसकी ओर, व्यंजन की ओर चलेंगे। आगे क्या पढ़ना है, व्यंजन पढ़ना है। पूरे व्याकरण को ऐसी तरह से समाप्त किया जाएगा
आप लोग अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सिर्फ व्याकरण ही नहीं, हमारे इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। आर्ट्स की जितनी भी सिलेबस है वो सभी सिलेबस आपको इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। क्लास 10th के भी जितने भी सिलेबस है सभी पढ़ाए जाएंगे, वो भी अलग अलग टीचर के साथ। अलग अलग टीचर जो है आपको हर एक सिलेबस अपना पढ़ाएंगे, अपना अपना सिलेबस। नेक्स्ट देखेंगे हमें क्या पढ़ना है, व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ना है, व्यंजन वर्ण। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है व्यंजन वर्ण कहते किसको है। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ उठता है व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं ना। जिन वर्णों के उच्चारण में क्या होता है, जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेना पड़ता है, यानी जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए, यानी पूरा उच्चारण के लिए, कभी के लिए पूर्ण उच्चारण के लिए क्या होता है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे व्यंजन कहा जाता है, उसे व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। कोई दिक्कत? क्या बोले हैं, जिन वर्णों के उच्चारण, क्या है, जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए ना स्वरों की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन कहा जाता है। जो अपने आप उच्चारण नहीं हो सकता, अपने आप उच्चारण नहीं होता है, उसके उच्चारण के लिए किसी एक टोकन की आवश्यकता पड़ती है ना, तो उसे क्या कहा जाता है, व्यंजन वर्ण कहा जाता है ना। तो व्यंजन वर्णों की कुल संख्या आप देखेंगे, व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, 39 होती है। क्या होती है? 39 होती है। अगर क्या कहते हैं, बोले 52 होता है, 52 के आधार पर जो है 39 होता है, और अगर आप 44 पढ़ रहे हैं तो 33 होता है। तब कहेंगे सर आप क्या पढ़ा है, दोनों पढ़ा रहे? हाँ, दोनों बतला रहे, इसलिए वहां पे अगर 33 है तो 33 लगाएंगे, अगर व्यंजन वर्णों की संख्या 39 है तो 39 लगाएंगे। अब कहेंगे सर दोनों दे देगा तो हम क्या करेंगे, दोनों दे देगा तो हम 39 पढ़ाते हैं, 39 लगाना है। क्या करना है? 39 लगाना है। नेक्स्ट देखेंगे तो व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपका 39। अब देखेंगे सर 39 कौन सी है ना, और 33 कौन सी है, नहीं तो देखेंगे। नेक्स्ट पहले पढ़ लेते हैं कि इसकी प्रकार क्या है। तो देखेंगे व्यंजन वर्ण जो है, व्यंजन वर्णों का कितने आधार पर बांटा गया है। व्यंजन वर्ण का जो है कितने आधार है, यानी व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन होता है, पहला क्या होता है, स्पर्श व्यंजन होता है, और दूसरा का क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है। क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है, ठीक। और तीसरा का क्या होता है आपका, ऊष्म व्यंजन होता है, ऊष्म व्यंजन। अब देखेंगे क्या बतलाया है, यानी जिन वर्णों के उच्चारण पूर्ण उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 39 होती है, नहीं, और क्या मूल संख्या कितनी होती है, 33 होती है। क्या होती है? मूल 33 होती है, और क्या होता है, कुल 39 होता है। मूल कितना होता है, 33 होता है। तो अब यहाँ पे यही समझ में आता है कि कुछ बुक ऐसा होता है जो हमें सिर्फ मूल पढ़ाता है। क्या करता है? मूल पढ़ाता है। अगर मूल पढ़ा रहा है या व्यंजन 33 और क्या, और स्वर 11 मिलाकर कितना हो जाता है, 44। लेकिन हम पूरा पढ़ाते हैं, कुल पढ़ाते हैं। क्या करते हैं? कुल पढ़ाते हैं। कुल के आधार पर कितना होता है, तो 52 हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग, तो क्या स्पर्शी व्यंजन किसको कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन किसको कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन किसको कहा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे स्पर्श व्यंजन जो होता है, हमें ऐसे व्यंजन, क्या ऐसे वर्ण या वैसे व्यंजन जिनके उच्चारण करते समय क्या होती है, हमारा ज्ञानेंद्रिय किसी ने क्या हो, गर्म हवा निकले, क्या गर्म वायु निकले, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब देखेंगे स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो कुल स्पर्शी व्यंजन की संख्या, कुल स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25 होती है। कितना होती है, 25 होती है। और मूल कितनी होती है, और मूल जो होता है, और मूल जो होती है इसकी
16 होता है। मूल कितना होता है? 16 होता है। उसके बाद देखेंगे आप लोग नेक्स्ट जो है अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और उष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। उष्म व्यंजन की संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। अब बतलाएंगे सर इसका 25 कौन कौन सा होता है? इसका 25 होता है आपका क वर्ग पूरा हो जाएगा, यानी क वर्ग का मतलब समझते हैं ना आप लोग, यानी क ख ग घ और अंग। ऐसे नहीं, ऐसे जो है ये क्या है? ऐसे ये क वर्ग पूरा जो है क्या है? व्यंजन वर्ण है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, आगे देखेंगे ट वर्ग और प वर्ग। ये सभी क्या है? ये सभी आपका व्यंजन वर्ण है। तो अब देखेंगे व्यंजन वर्ण है तो ये कुल मिलाकर कितना हो जाता है? कुल मिलाकर 25 हो जाता है, क्योंकि सभी 5-5 होता है तो 50 25 25 क्या है? कुल जो है, कुल क्या है? व्यंजन वर्णों की संख्या है। क्या है? व्यंजन वर्णों की संख्या है। अब देखेंगे व्यंजन वर्णों की संख्या है तो 16, यानी मूल कितना? 16 जो है वो कौन कौन सी है? मूल 16 कौन कौन सी है? इसके लिए हमें वर्ण मिटानी पड़ेगी, सॉरी वर्ग मिटाना पड़ेगा ना। तो देखो च छ ज झ और ज ना, ठ ठ ड ढ और क्या? अब देखो यही होता है ना, नहीं? अब देखेंगे प फ ब भ और म। अब देखेंगे 16 कौन होता है? तो 16 जो आपका होता है, नहीं तो 16 इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? यानी तो इसमें आपका आ जाएगा, क्या पता है? 3, यानी क ख और कहाँ तक? आपका यहाँ तक का है जो दूसर का पूरा वर्ण हटा दीजिए। क वर्ग का क्या? चौथा पांचवा वर्ण, च वर्ग के चौथा पांचवा वर्ण, ट वर्ग के चौथा पांचवा, ट वर्ग के क्या है? चौथा पांचवा वर्ण को अब हटा दे तो 4 चौका कितना, यानी कितना हट रहा है? देख लीजिए तो आप कितना हटाते हैं? 4, तो कितना घटा? 4 दूना 8 ना, 8 अगर घटा रहा है तो कितना बच रहा है? 17। और इसमें क्या है? यानी क वर्ग के चौथा पांचवा, च वर्ग के चौथा पांचवा, ट वर्ग के चौथा पांचवा, ट वर्ग के चौथा पांचवा और प वर्ग की म, यानी पांचवा वर्ण को अगर हटा देते हैं तो कितना हो जाएगा? तो आपका 16। तो कुल कितना हट रहा है? 4 दूना 8 है, कितना? 9 वर्ण में हमको क्या करना है? 25 में से माइनस कर देना है। 16 आपका क्या हो जाएगा? मूल वर्ण हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मूल वर्ण हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ जो अंतःस्थ 4 व्यंजन कौन सा है? तो अंतःस्थ में आपका 4 व्यंजन हो जाएगा य, र, ल और व। ये क्या है? ये 4 आपका अंतःस्थ व्यंजन है। अब देखेंगे उष्म व्यंजन को 4 को कौन कौन सा है? तो तीनों स है, तालाबी स, मूर्धन्य स और दंत स और ह। ये चारों क्या है? ये चारों आपका उष्म व्यंजन है। तो आप उच्चारण करके देखेंगे, क्या है? आप उच्चारण करके देखेंगे। स जब बोलेंगे, आप उच्चारण करेंगे तो वायु क्या होगी? वायु क्या होगी? यानी आपका हवा गर्म निकलेगा। यो अब पता ही नहीं चलता यो कहाँ से बुला गया, यो कहाँ से बुलाया ये पता ही नहीं चलता है, इसलिए इसको अंतःस्थ कहा जाता है। र ल व, यानी पता ही नहीं चलता कि ये कहाँ से बुलाया ना। ये भी स्पर्शी व्यंजन में ही आता है, बतलाते हैं आगे। अंतःस्थ व्यंजन यानी डिपार्टमेंट अलग कर दिया है व्यंजनों का। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आता है, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। इससे मिटाएं, आगे देखते हैं। आगे हमारे जितने भी हमारे क्षेत्र के जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर वो हमारा नोट्स लेना चाहते हैं तो हिंदी व्याकरण का नोट्स भी हम अवेलेबल करा दिए हैं दुकान पे। और आर्ट्स की जितने भी नोट्स है वो सब है दुकान पे अवेलेबल हैं। आप जो है बिशनपुर बाज़ार पे जो गणपति बुक सेंटर है वहाँ से जाकर संपर्क करके आप ले सकते हैं। और संपर्क करने के लिए जो है नंबर आप लोग लिख लेंगे 82 29 89 76 67। अगर वहाँ पे नोट्स नहीं मिलता है तो आप ये जो है इस नंबर पर संपर्क करके हमसे बात कर सकते हैं और वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगी। हमारे क्षेत्रीय विद्यार्थी के लिए ये सुविधा उपलब्ध है। और जो बाहर की जो भी स्टूडेंट है वो भी नोट्स पीडीएफ चाहते हैं, यानी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप संपर्क करें, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। वो भी फ्री में, कोई भी चार्जेबल नहीं लगेगा पीडीएफ के लिए।
देखें आगे हमको क्या पढ़ना है, आगे हमको क्या पढ़ना है, आगे है संयुक्त व्यंजन। क्या है? संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ना। संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन किसको कहा जाता है? देखेंगे, दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलाप को क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्या लिखे हैं? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलाप को, व्यंजनों के मिलाप को क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जहाँ पे बहुत व्यंजन होगा, क्या होगा? बहुत सारे व्यंजन होगा, उसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कहेंगे। संयुक्त व्यंजन कहेंगे, व्यंजन कहते या कहा जाता है। ठीक, कहते हैं या कहा जाता नहीं। जैसे यहाँ पे आप ये तीनों जो है आपका क्या होगा? आपको ये तीनों यहाँ पे एग्जाम्पल्स ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत सारे पूछे जाते हैं। जैसे 6 का आप क्या संधि विच्छेद करेंगे? 6 का संधि विच्छेद क्या होगा? अब ये क्वेश्चन आपका उठता है, एक नंबर में डेफिनेटली उठता है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद अगर आप करते हैं तो आधा क और क्या हो जाएगा? मूर्धन्य स। ठीक, आगे देखेंगे क्या है? त्र का संधि विच्छेद क्या होगा? त्र जोर ज्ञान, क्या हो जाएगा? सॉरी, ज और ज्ञान ना, क्या हो जाएगा आपका? त्र। आगे देखेंगे, आगे एक और क्वेश्चन यहाँ पे उठता है आपका ज्ञान। क्या है? ज्ञान, सॉरी, त्र का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा तर जोर र ना। आगे देखेंगे, आगे एक क्वेश्चन आपका और उठता है ज्ञान। ज्ञान का आपका हो जाएगा ज जोर क्या हो जाएगा? ज्ञान। यह आपका तीनों संधि विच्छेद आपसे एग्जाम में बराबर पूछा जाता है, ये आप लोग देख ही लेंगे। नेक्स्ट उठता है अनुस्वार के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है अनुस्वार। अनुस्वार क्या है? अनुस्वार। तो अनुस्वार किसको कहा जाता है? तो देखेंगे इसका प्रयोग क्या होता है? वर्ण के क्या होते हैं? पंचम वर्ण के स्थान पर किया जाता है। यानी इस अनुसार का जो प्रयोग होता है किसी भी वर्ण के पंचम वर्ण के लिए किया जाता है। किसके लिए? पंचम वर्ण के लिए। तो इसका प्रयोग, तो हम लिखेंगे इसका प्रयोग क्या होता है? इसका प्रयोग पंचम वर्ण के लिए किया जाता है। पंचम वर्ण के लिए किया जाता है, जैसे एग्जाम्पल आप लेंगे, जैसे में हो जाएगा आपका संभव। अब देखें यहाँ पे पांचवा रूप क्या है? माँ। पफा का पांचवा रूप है, तो इसके जगह पर हम किसका अति करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? अनुसार का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या हो जाएगा? संभव ना। आगे देखें संजय ना। अब देखो चौथा जगह क्या है? चौथा जगह का पांचवा रूप यहाँ पे है, इसका क्या हो जाएगा? संजय। ठीक, तो ये क्या पांचवा रूप, इसके जगह पर हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? अनुसार का प्रयोग कर रहे हैं। किसका प्रयोग कर रहे हैं? अनुसार का। किसके स्थान पर? पांचवें वर्ण के स्थान पर हम अनुसार का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, आगे देखेंगे नेक्स्ट आपका आता है चंद्र बिंदु। क्या होता है? चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु किसको कहा जाता है? नहीं, तो क्या होता है? जब किसी स्वर क्या होता है? जब किसी स्वर का उच्चारण नासिका और मुख से किया जाता है। क्या होता है? नासिका और मुख दोनों से किया जाता है, तो क्या होते हैं? उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है ना। क्या लिखेंगे? जब किसी वर्ण का उच्चारण नासिका यानी नासिका क्या बोले हैं? जब किसी वर्ण का उच्चारण नासिका और मुख से किया जाता है, और मुख से किया जाता है तो क्या होता है? उसके ऊपर, किसके ऊपर? उसी वर्ण के ऊपर, तो उसके ऊपर क्या होता है? चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। चंद्र बिंदु
का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। ठीक, क्या किया जाता है, चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे आप लेंगे हंसना, हंसना, आंख, चंद्रबिंदु का क्या है। हम नेक्स्ट देखेंगे हलंत के बारे में। अभी भी नौकता है, अभी भी बहुत पढ़ना है, अभी व्यंजन वर्ण का इस वर्ण विचार का भी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ना है हमें, अभी नहीं होता है। अभी आप लोग क्या शांति बनाकर पढ़े। इससे पहले जो है हमें कौन कौन से टॉपिक्स व्याकरण में पढ़ना है, ये भी वीडियो बन चुका है। आप जो है अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख ले, सबसे पहले देख लें कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़नी है। क्लास जो है 10वीं और 12वीं के लिए ये वीडियो बना हुआ है, आप जाकर सबसे पहले उसको देख ले कि आपको सिलेबस पता चल रहा है कि हमें क्लास जो है 10वीं और 12वीं में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। आगे देखेंगे हम हलंत के बारे में। किसके बारे में, हलंत। हलंत किसको कहा जाता है, हलंत के बारे में, जब किसी क्या होता है, जब किसी व्यंजन का प्रयोग स्वर रहित किया जाता है तब उसे हलंत का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, तब क्या होता है, उसके नीचे हलंत यानी एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है जिससे हलंत कहा जाता है। क्या होता है, जब किसी व्यंजन का प्रयोग, जब किसी व्यंजन का प्रयोग, व्यंजन का प्रयोग क्या होता है, स्वर रहित किया जाता है। स्वर रहित का मतलब समझता है ना, स्वर रहित का मतलब होता है स्वर जिसमें सम्मानित हो। स्वर रहित क्या बोले हैं, जिस स्वर्ण का उच्चारण, यानी जब किसी व्यंजन का क्या होता है, जब किसी व्यंजन का प्रयोग स्वर रहित क्या होती है, स्वर रहित किया जाता है, किया जाता है। स्वर रहित क्या किया जाता है, स्वर रहित किया जाता है, तब उसके नीचे, तब उसके नीचे, तब उसके नीचे क्या किया जाता है, तब उसके नीचे एक तिरछी रेखा क्या होती है, एक तिरछी रेखा, एक तिरछी रेखा क्या किया जाता है, लगा दी जाती है। क्या की जाती है, लगा दी जाती है, लगा दी जाती है, जिसे जिसे क्या कहा जाता है, हलंत कहा जाता है, जिसे हलंत कहा जाता है, कहा जाता है। जैसे में देखेंगे क के नीचे, जैसे क में क्या है, स्वर की मात्रा है। क अगर क्या है, आप देखिए यहाँ पे हलंत लगा दे, क क्या है, आधा है। पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क जोड़ अ करना पड़ेगा, तब जाकर क्या बनेगा, क्या बनेगा, क बनेगा। तो क, ख, न, च, ज, ये सभी में हलंत लगा हुआ है इसी से। नहीं, ये सभी क्या है, ये सभी आपका हलंत में आ जाएगा। अब आगे आता है उच्चारण स्थान। क्या होती है, उच्चारण स्थान। एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ आप लोगों का हमें सहयोग चाहिए, टाइम आप लोगों का चाहिए, आप लोगों की भविष्य अच्छी हो जाएगी। नहीं तो क्या पढ़ना है हमें, उच्चारण के बारे में। उच्चारण स्थान किसको कहा जाता है, उच्चारण स्थान क्या होता है ना, जिस वर्ण का उच्चारण मुंह के जिस भाग से करते हैं ना, क्या होता है उसे क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान कहा जाता है। जिस वर्ण का उच्चारण, जिस वर्ण का उच्चारण, उच्चारण मुख के जिस भाग से होता है, जिस भाग से होता है, से होता है, उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उच्चारण स्थान कहा जाता है। उच्चारण स्थान क्या होता है, कहा जाता है। ठीक, क्या बतलाए हैं, यानी उच्चारण स्थान जिस वर्ण का उच्चारण मुख के जिस भाग से किया जाता है ना, उससे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। उसे उस वर्ण का क्या कहा जाता है, उच्चारण स्थान कहा जाता है। तो देखेंगे
नेक्स्ट हमें पढ़ना है उच्चारण स्थान की तालिका। तो इसे हम मिटाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समझ ले हलंत किसको कहा जाता है। जब क्या क्या होता है, जब किसी व्यंजन वर्ण का प्रयोग स्वर रहित किया जाता है। क्या किया जाता है, स्वर रहित किया जाता है, जिसमें स्वर रह है तो अब उसके नीचे क्या होता है, तिरछे रेखा खींच दी जाती है, लगा दी जाती है, जिसे हलंत कहा जाता है। जैसे में देखेंगे क के नीचे हलंत लगा हुआ है, ख के नीचे हलंत लगा हुआ है, जिसे हम आधा पढ़ते हैं, अधूरी पढ़ते हैं। किसको कहा जाता है, जिस वर्ण का उच्चारण क्या होता है, मुख के जिस भाग से होता है उस भाग को ही उस वर्ण का क्या कहा जाता है, उच्चारण स्थान कहा जाता है। अब उच्चारण स्थान के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान किससे होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन 2 से 3 नंबर क्वेश्चन उठता है, आप लोग देखेंगे। उच्चारण स्थान में देखेंगे उच्चारण स्थान, ठीक। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्रम संख्या, क्रम संख्या, यहाँ पे वर्ण। उसके बाद हम लिखेंगे श्रेणी के बारे में, क्या उच्चारण, सॉरी उच्चारण के बारे में पढ़ना, बाकी उच्चारण ही पढ़ रहे हैं ना, उच्चारण और श्रेणी, ठीक। क्रम संख्या में 1 में देखेंगे हम, 1 में आपका आ जाएगा वर्ण में, एक वर्ण में देखेंगे हम अ आ हर से क्या सॉरी आ क वर्ग पूरा क्या है, क वर्ग यानी क खाएगा पूरा क वर्ग, और क्या होती है, ये सभी क्या है, इस सभी का उच्चारण यानी आ क वर्ग की उच्चारण जो होता है कंठ और जीभ के निचले भाग से होता है। किससे होता है, कंठ और जीभ के निचले भाग से होता है। किससे होता है, निचले भाग से होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कंठ व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंठस्थ, क्या है, कंठस्थ व्यंजन कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा का नंबर पॉइंट में देखेंगे हम हर्ष ई, क्या है, हर्ष ए दीर्घ ए, हर्ष ए दीर्घ ए च वर्ग, क्या है, च वर्ग पूरा, और उसके बाद देखेंगे य और तालाबी स, य और तालाबी स का उच्चारण जो होता है किससे होता है, तालु और जीभ से होता है। किससे होता है, तालु और जीभ से होता है, तालु और जीभ से होता है ना। इसे क्या कहा जाता है, तालव्य वर्ण कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, तालव्य वर्ण कहा जाता है। इसे कंठ्य वर्ण कहा जाता है, कंठस्थ वर्ण कहा जाता है, इसे तालव्य वर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में आ जाएगा आपका री, क्या है, री, उसके बाद ट वर्ग पूरा एंड ट वर्ग, और उसके बाद देख लेंगे बड़ी र, क्या है, बड़ी र, बड़ी र, और बड़ी र के बाद आपका आ जाएगा सीतामढ़ी वाला ढ, और उसके बाद आपका र, और एक और आ जाता है मूर्धन्य स। ये सभी का उच्चारण आपको कथी से होता है, मूर्धा और जीभ से होता है। किससे होता है, मूर्धा और जीभ से होता है। किससे होता है, जीभ से होता है, ठीक। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मूर्धन्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूर्धन्य कहा जाता है, ठीक। और नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर पॉइंट में आपका हो जाएगा ट वर्ग पूरा, और उसके बाद जो है आपका ल और डंटी सा, क्या है, ल और डंटी सा, इसका उच्चारण स्थान जो है दांत और जीभ से होता है। किससे होता है, दांत और जीभ से होता है, दांत और जीभ से होता है ना, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, दंत्य व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दंत्य व्यंजन या दंत्य वर्ण कहा जाता है, ठीक। आगे देखेंगे नेक्स्ट आपका 5वां नंबर में हो जाएगा हर्षो दुर्घो, क्या है, हर्षो दुर्घो और प वर्ग, क्या है, प वर्ग। ये सभी क्या होता है, इसका उच्चारण आपका हो जाता है दोनों होठ से होता है। क्या आता है, दोनों होठ से होता है, लिखेंगे दोनों होठ से होता है ना, यानी होठ से होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है, ओष्ठ व्यंजन कहा, ठीक। आगे नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका हो जाएगा
ए और ए क्या है, ए और ए। ए और ए का उच्चारण जो है किससे होता है, कंठ तालु होठ तीनों से होता है। किससे होता है, कंठ तालु और होठ से होता है। ठीक, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कहा जाता है, दंत क्या है, यानी कंठ तालव्य कहा जाता है। कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, तालव्य, तालव्य कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका है ओ और ओ। क्या है, ओ ओ का उच्चारण किससे होता है, दांत जीभ और ओठ से होता है। दांत जीभ और कथी से होता है, और ओठ से होता है, यानी ओठ से होता है। ठीक,